क्लास 10 के बच्चे ध्यान दें। अभी हम जो इसके पहले चैप्टर पढ़े थे रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, वो चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। आगे जो हमारा चैप्टर पढ़ना है, हम पढ़ते हैं आनुवंशिकता एवं विकास। तो सबसे पहले हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो आनुवंशिकता होता है उसके पहले हमें कुछ जानकारी लेना होगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं आनुवंशिक लक्षण कि आनुवंशिक लक्षण क्या होता है। ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है, उस लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। या ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे चेहरा, भौहें की बनावट इत्यादि आनुवंशिक लक्षण होते हैं। अब उसी के बाद हम पढ़ते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया ही आनुवंशिकता कहलाती है। क्या? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया ही आनुवंशिकता कहलाती है। ठीक। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आनुवंशिकी पर कि आनुवंशिकी क्या है। ठीक। देखिए, आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है, आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता के पिता या आनुवंशिकी के पिता जी.जे. मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आनुवंशिकता की नींव डाली थी। और आनुवंशिकता की जो इकाई होती है वो जीन कहलाती है या जीन। आनुवंशिकता की इकाई जीन होती है तथा इसके पिता ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुविकल्पी में या एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे हम चलते हैं और मेंडल ने थोड़ा सा मेंडल के जीवन परिचय पर बात कर लेते हैं। मेंडल का जो जीवन परिचय थोड़ा सा देख ले। देखिए, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनका जन्म सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलिसिया नामक गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा ब्रून शहर में ही पूर्ण हुई। इनके पिता एक अच्छे गणितज्ञ थे या गणित के अच्छे अध्यापक थे
जिनकी देखरेख में मेंडल की शिक्षा परिपूर्ण हुआ। मेंडल ने ब्रून शहर से ही स्नातक मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद वहीं से अपनी सारी पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रून शहर में ही एक चर्च में पादरी के पद पर कार्य किया। पादरी के पद पर कार्य करते हुए इन्होंने आनुवंशिकता के खोज की नींव डाली। इन्होंने सबसे पहले अपना प्रयोग उद्यान मटर पे किया, जिसका वैज्ञानिक नाम पैसेवम सटाइवम कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने अपने प्रयोगों एवं उनके निष्कर्षों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम एवं तीसरा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहलाता है। परंतु इन्हें या इनके प्रयोगों को मान्यता नहीं मिली। इनके मृत्यु के बाद जब सन 1900 ईस्वी में कार्ल कोरेंस, शेरमैन नामक वैज्ञानिकों ने, कार्ल मार्क्स इत्यादि वैज्ञानिकों ने जब पुनः आनुवंशिकता की खोज की तो उन्होंने वही पाया जो मेंडल लिखकर मर चुके थे। फिर इनकी मृत्यु के बाद इनके परिवार वालों को 1901 से 1905 के बीच में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। मेंडल के द्वारा प्रयोग में लाए गए कुछ शब्द हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। मेंडल के द्वारा प्रयोग में लाए गए कुछ शब्द। तो पहला आइटम देखते हैं। यहां से बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आ जाइए, एरेई है। तो आइए हम जानते हैं एलिलिया एलिलोमार्फ क्या होता है। एलिलिया एलिलोमार्फ देखिए, एक दूसरे के विपरीत लक्षण रखने वाले, एक दूसरे के विपरीत लक्षण रखने वाले जीन के जोड़ों को या जीन युग्मों को एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पौधा लंबा है तथा दूसरा पौधा बौना है। दूसरा पौधा बौना है तो जो लंबा है, लंबे पौधे के पास कैपिटल टी जीन है तथा बौने पौधे के पास स्मॉल टी जीन है। तो इनके बीच में अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के विपरीत गुण रखे हैं और इसलिए ये एक दूसरे के एलील कहे जाते हैं। आगे आगे चलते हैं हम। आगे है प्रभावी तथा अप्रभावी
प्रभावी तथा अप्रभावी। तो देखिए प्रभावी और अप्रभावी क्या कहलाते हैं। विपरीत लक्षण रखने वाले विपरीत जनकों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में प्राप्त संतानों में उपस्थित वह गुण या लक्षण जो हमें बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे प्रभावी कहते हैं, या ऐसे लक्षण जो संकरण के बाद यौवन पीढ़ी में अपने आप को पूर्ण रूप से प्रतिलक्षित करते हैं तथा दूसरे गुण को पूर्ण रूप से दबाए रखते हैं, उन्हें प्रभावी कहते हैं। समझाया। ऐसे लक्षण जो संकरण के बाद यौवन पीढ़ी में अपने आप को पूर्ण रूप से प्रतिलक्षित करते हैं तथा दूसरे लक्षण को दबाए रखते हैं, वे प्रभावी कहलाते हैं। मेंडल ने यह बताया कि प्रभावी लक्षणों को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं तथा इन्हें संकरण के बाद प्राप्त संतान में जीन जब दर्शाते हैं तो इन्हें सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है। अब अगला आ जाइए अप्रभावी। तो ऐसे लक्षण जो संकरण के बाद यौवन पीढ़ी में तो नहीं दिखाई देते हैं परंतु उसके बाद की पीढ़ियों में अपने रूप अपने लक्षणों को प्रतिलक्षित करते हैं, उन्हें अप्रभावी कहते हैं। मेंडल ने यह बताया कि अप्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से या छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं तथा इन्हें संकरण के बाद संतान में प्रभावी के बाद दर्शाया जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारे दो पौधे हैं जिनके पास एक गुण है वह भी किसका लंबाई का, मगर यह लंबाई भी दो प्रकार की है, तो अगर इन दोनों के बीच हम संकरण कराएंगे तो इनसे जो युग्मक निकलेगा और इस युग्मक के संलयन के बाद जो भी संतान हमारा प्राप्त होगा वह संकर संतान होता है। यह यौवन पीढ़ी है। ठीक। देखिए कैपिटल स्मॉल टी जब आपस में जुड़े तो ये बाहर से लंबा दिखाई देगा क्योंकि जो कैपिटल टी है वह स्मॉल टी पर प्रभावी है तथा स्मॉल टी अप्रभावी है, इसलिए स्मॉल टी को बाद में तथा कैपिटल टी को पहले लिखा गया है। ठीक। प्रभावी तथा प्रभावी समझ में आ गया होगा। अगला आ जाइए संकरण तथा संकर। अब संकरण क्या होता है? जब दो विपरीत लक्षणों वाले विपरीत जनकों के बीच
क्रॉस कराया जाता है या संलयन कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के पश्चात जो नया संतान या नया उत्पाद बनता है उसे संकर कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, दो विपरीत गुण हैं, इनको आपस में मिलाया गया, यह प्रक्रिया संकरण कहलाएगी। और इनसे जो नया उत्पाद बना है यह संकर कहलाता है। तो यह है संकरण, संकरण तथा संकर। अब संकरण में एक संकर संकरण है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण। ठीक है, तो आपको यहां मुख्य रूप से एक संकरण और द्विसंकरण पढ़ना है। ठीक, तब एक संकर संकरण क्या होता है इस बात को जान लीजिए पहले। जब विपरीत जनकों के बीच एक विपरीत लक्षण को लेकर के संकरण कराया जाता है। क्या? जब विपरीत जनकों के बीच एक विपरीत लक्षण को लेकर संकरण कराया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। वैसे ही द्विसंकर संकरण है, जैसे देखिए यहाँ पर एक संकर संकरण, यहाँ देखिए गुण एक है लंबाई का, मगर इसके दो ट्रेट हैं, लंबा और बौना। ये एक ही गुण है मगर एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए एक संकर संकरण है। अब द्विसंकर संकरण क्या होता है? जब विपरीत जनकों के बीच दो विपरीत लक्षणों को लेकर के संकरण कराया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण हम आपको अभी बताएंगे, आगे आएगा तो बताएंगे, क्या उसका उदाहरण बताएंगे पूरी अच्छी तरह से। अब आगे आ जाते हैं समयुग्मी तथा विषमयुग्मी। समयुग्मी तथा विषमयुग्मी। ठीक है, अब देखिए समयुग्मी या विषमयुग्मी क्या होता है। समयुग्मी क्या कहलाता है? जब दोनों ही विपरीत जनकों के पास एक समान युग्मक उपस्थित हों, जब दोनों ही विपरीत जनकों के पास एक समान युग्मक हो तो इस प्रकार के जनकों को समयुग्मी कहते हैं। ठीक है, जैसे में मान लीजिए ये नर पौधा है, ये मादा पौधा है, यह भी लंबा है और यह भी लंबा है, इसके पास भी कैपिटल टी है, इसके पास भी कैपिटल टी है। अब जब इन दोनों का युग्मक हम निकालेंगे तो इसका भी कैपिटल टी और इसका भी कैपिटल टी। तो देखिए एक दोनों के पास एक समान युग्मक है ना, तो इसी को कहते हैं समयुग्मी तथा इनके संकरण से प्राप्त संतान को समयुग्मनज कहते हैं। अरे जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कैपिटल टी मिलेगा, इसी को कहते हैं समयुग्मनज। ठीक है, अब आगे आ जाइए, आगे हम चलते हैं विषमयुग्मी। ठीक है, जब विपरीत जनकों के पास विपरीत प्रकार के युग्मक उपस्थित हों तो इस प्रकार के जनकों को विषमयुग्मी कहते हैं तथा
इनसे प्राप्त संतान को विषम युग्मनज कहते हैं। वहां देखिए क्रॉस में दिखाया गया है, एक लंबा एक पौधा है, दूसरे के विपरीत है। इसके पास कैपिटल टी, उसके पास स्मॉल टी है, तो ये दो प्रकार के युग्मक हो गए, इसलिए विषम युग्मी हो गए जनाब। और इनसे जो संतान प्राप्त हुआ है वह हमारा विषम युग्मनज हो गया। ठीक, अब आ जाइए हम आगे। आगे हमारा है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप। जीन प्रारूप तथा दर्श प्रारूप। जीन प्रारूप क्या कहते हैं? जब हम किसी पौधे में या किसी भी जीवधारी में उपस्थित उसके जीन के आधार पर उसके लक्षण को अलग करते हैं, तो यह प्रक्रिया या तो इसे जीनोटाइप कहते हैं। क्या? किसी भी जीवधारी में उपस्थित लक्षणों को जब हम जीन के आधार पर देखते हैं तो यह जीनोटाइप कहलाता है। तथा जब किसी जीवधारी में उपस्थित लक्षणों को हम आसानी से बाहर से देख करके पता लगाते हैं या जानते हैं तो उसे फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, जो बाहर से हम देख लेंगे वो फिनोटाइप, और जो हम उसके जीन के आधार पर करेंगे वह जीनोटाइप। ठीक, और इसके बाद है संकर पूर्वज का प्रतीक संकरण। प्रतीक संकरण। संकर पूर्वज का प्रतीक संकरण का मतलब यही होता है जब हम दो विपरीत जनकों के बीच विपरीत लक्षणों वाले विपरीत जनकों के बीच संकरण कराते हैं तो उनसे यौवन पीढ़ी में प्राप्त संतान का संकरण जब हम उसके अप्रभावी जनक के साथ पुनः कराते हैं तो इस प्रकार का संकरण संकर पूर्वज का प्रतीक संकरण कहलाता है। समझ में आया? तो इस प्रकार का संकरण संकर पूर्वज का प्रतीक संकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम क्रॉस कराए हैं, अब इसी का क्रॉस जब हम इसके अप्रभावी जनक के साथ करा देंगे तो यह हमारा हो जाएगा क्या? संकर पूर्वज का प्रतीक संकरण। ठीक है, आप सभी लोग नोट्स को बनाते रहिएगा क्योंकि समय बहुत कम है और मार्च में आप सभी का बोर्ड एग्जाम है। फरवरी में आप सबको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तो तैयारी जल्दी कीजिए। ये इतने मेंडल ने अपने प्रयोगों में यूज किया था शब्दों को। अब आगे हम चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मेंडल के द्वारा
प्रयोग में लाए गए पौधों के कुछ लक्षण कुछ पौधों के लक्षण। ठीक है, तो मेंडल ने पूरे 7 लक्षणों को इन्वॉल्व किया था अपने प्रयोग में। देखिए क्या क्या है। पहला, लंबाई, कोष्ठक में तने की, यानी तने की लंबाई। तो एक लंबा था, दूसरा बौना। ठीक, उसके बाद फली का रंग हरा पीला। अगला, दाने का आकार गोल झुर्रीदार। अगला, दाने का रंग पीला हरा। अगला है फल की या फली की स्थिति शीर्षस्थ कक्षस्थ। अगला फली का आकार फली का आकार खुला हुआ संकीर्ण। लास्ट, पुष्प का रंग बैंगनी सफेद। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में इन पौधे के इन 7 लक्षणों को लिया था। देखिए उसमें से है क्या क्या। तने की लंबाई है, जिसमें एक लंबा और एक बौना था। लंबा प्रभावी और बौना प्रभावी था। फली का रंग है हरा और पीला। दाने का आकार है गोल एवं झुर्रीदार। दाने का रंग पीला एवं हरा है। फली की स्थिति शीर्षस्थ एवं कक्षस्थ है। फली का जो आकार है खुला हुआ और संकीर्ण है। पुष्प का जो रंग बैंगनी और सफेद है।